सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और बहुत ही लैकलस्टर ट्रेड के साथ मार्केट्स आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। फर्स्ट हाफ से ही राजा सेकंड हाफ तक मार्केट्स में कोई खास बहुत बड़ा मूव नहीं था। लास्ट आवर में मार्केट्स में जरूर कुछ थोड़ी बहुत पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक को हरे निशान में मोरलेस ले आया, लेकिन फिर भी बाजार के अंदर जो पूरे दिन का मूव था वो मोरलेस आज एक फ्लैटिश टोन के अंदर ही होता हुआ दिखाई पड़ा। अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज आज डेवलप हो रही थी और अलग अलग सेक्टर के अकॉर्डिंग भी आज कामकाज हो रहा था। लास्ट आवर में थोड़ा बहुत मूवमेंट जरूर आया था, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप जो फर्स्ट आवर की तेजी थी वो सेकेंड हाफ में फिजल आउट होते हुए दिखाई पड़ी। कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयरों में आज सबसे ज़्यादा प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा था। आईटी, ऑटो, एफएमसीजी ये कुछ और ऐसे सेक्टर थे जहां पर आज बिकवाली का दौर बनता हुआ दिखाई पड़ा। रियल स्टेट और ऑयल एंड गैस ये कुछ ऐसे सेक्टर थे जहां पे थोड़ा बहुत मूव था, सब में नहीं था, लेकिन सेलेक्टिव स्टॉक्स थे जो कि आज वहां पर भी पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन क्योंकि सेटलमेंट साइकिल जो है फाइनेंशियल ईयर की उसके लास्ट आवर में अब हम पहुंचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, उसके लास्ट से कुछ वीक में आ रहे हैं, तो इसलिए बाजार का जो मूवमेंट है वो लैकलस्टर की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज पे कामकाज लगातार बना हुआ है। मिसाल के तौर पे आज आपको पेटीएम में प्रेशर दिखेगा, जो एक बड़ी तेजी थी उसके बाद दबाव आता हुआ दिखाई पड़ा। आज जोरदार मूव था कंटेनर कॉर्प में, टाटा एलेक्सी में, जहाँ पे बढ़िया मूव आता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप आईटी के सेलेक्टिव स्टॉक तो जोरदार तेजी में ऑलरेडी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। एल&टी फाइनेंस होल्डिंग जो कि ऑलरेडी तेजी में था, थोड़ा ब्रीदर लिया, वापस रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई पड़ा, वहाँ पर कुछ खरीदारी आ रही थी। अदानी विल्मर तेजी के अंदर आज कामकाज कर रहा था। इंडस टावर में आज प्रेशर आया, 6% के आसपास की बिकवाली वहाँ रही। टीसीएस में जहाँ बायबैक अनुमान था 40%, लेकिन वो आया सिर्फ 25%, तो उसका एक इम्पैक्ट बाजार ने दिखाया, उसकी वजह से प्रेशर आता दिखाई पड़ा। तो अलग अलग स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज और उन स्टोरीज के आधार पर मार्केट्स के अंदर आज कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा था, जिसके चलते यहाँ पर कुछ प्रेशर बनता हुआ दिख रहा था। अच्छा, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेता हूँ और कुछ सवालों को सीधे सीधे शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल जो मेरे पास आया है, पहला सवाल मेरे पास जो आया हुआ है वो है मैकडॉवल एंड टाटा मोटर्स। विनोद साहब, मैकडॉवल, यूनाइटेड स्पिरिट्स, अगर आप यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात कर रहे हैं तो मैकडॉवल होल्डिंग नहीं, मैकडॉवल की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें तो आप ऑब्वियसली बात है SIP रख सकते हैं। उसकी बहुत सारी वजह है, मतलब मेरे पास एक नहीं, उसकी दो, एक लंबी पूरी सूची बना के मैं आपको दे सकता हूँ कि इसकी कितनी वजह है, जिसके आधार पर आप इस तरह की कॉल ले सकते हैं। एक, प्रीमियम सेगमेंट में ये लीडर हैं। दो, डोमिनेंस है इनकी उस स्पेस के अंदर जहाँ पे कंजम्पशन जो है अब अपर साइड पे जा रहा है। तीन, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, मल्टीनेशनल जाइंट है, डिविडेंड अभी नहीं पे करती लेकिन शायद पे करते हुए दिखाए गोइंग फॉरवर्ड। उसके अलावा नंबर्स भी अब बेटर साइड पर ही हैं और इंडिया की कंजम्पशन आपको पता ही है, तो उस हिसाब से भी आप सोच सकते हैं इसको। अर्बन कंजम्पशन और ज़्यादा बढ़ रहा है बल्कि, तो ये एक और बड़ी वजह हो सकती है। और अब सबको प्रीमियम ही चाहिए, किसी को रेगुलर नहीं चाहिए, तो वो एक और बड़ी वजह हो सकती है। एनीवेज, तो कंपनी अच्छी है, आप इन टोटल उसको एक किसी फॉल में ऐड करने लायक है। SIP वे में भी उसे ऐड कर सकते हैं। टाटा मोटर्स भी सेम ट्रेंड है वहाँ पर भी, लेकिन टाटा मोटर्स के केस में थोड़ा ज़्यादा तेज भागा था नीचे के लेवल से, तो आपने नीचे के लेवल जब देख लिए होते हैं ना, तो आप ऊपर के लेवल पे शायद जल्दी एंटर करते नहीं है। लेकिन ब्रोकर हाउसेस के व्यूज़ दोनों में ही काफ़ी पॉजिटिव है, तो उसलिए आपसे आप नजर रखिए। दोनों की इनपुट कॉस्ट बहुत बढ़कर आई है, तो उसका इम्पैक्ट भी शायद नंबर्स के ऊपर देखने को मिलेगा। ओके, एमटार में क्या करें सर, आज ब्लॉक हुआ है। हाँ राज साहब, आज एक ब्लॉक हुआ, 8% के आसपास की गिरावट भी देखने को मिली उसके बाद, तो थोड़ा सा ओवरहैंग रहेगा वो सप्लाईज़ का, लेकिन जैसे ही वो सप्लाईज़ का ओवरहैंग खत्म होगा तो शायद वापस स्टॉक ईज आउट होकर रफ्तार पकड़ेगा। दो चीज़ों का ध्यान रखिएगा, एक, क्लाइंटेल अच्छे हैं, कंपनी ठीक है, लेकिन दो, IPO हाल का है, प्रीमियम साइड पे वैल्यूएशन पे आया था, तो ये दोनों चीज़ों का जब ओवरहैंग खत्म होगा उसके बाद ये स्टॉक वापस रफ्तार पड़ेगा। थोड़ा समय दे सकता है, लेकिन कंपनी सो फार ठीक है, हाउस व्यूज़ पे पॉजिटिव है। अच्छा जी, 480 पर भारतीय एयरटेल के 81 शेयर हैं लॉन्ग टर्म के लिए, कैम्स के 17.65 पर। सुमित साहब, दोनों ही कंपनियों के भाव इतने अच्छे हैं कि आपको कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं, दोनों ही आपके भाव से ऑलमोस्ट डबल होने वाले हैं, तो दोनों में ही बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा आपके भाव के नीचे दोबारा मिले आप और ऐड कर लीजिए। कंपनियां दोनों ठीक हैं, भाव भी अच्छा है, ये भाव दोबारा मिल जाए तो आपके लिए एंटर करना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा, लेकिन आउटराइटली जाकर इनमें अपनी एवरेज खराब करने की कोशिश मत करिएगा। वो भाव चला गया, एवरेज खराब हो रहा है, तो आप किसी और कंपनी को ढूंढिए जो इसी तरह के वैल्यू पे आपको दिख रही हो, उसमें एंटर कर जाइए। कंपनियां तमाम है, कारोबार तमाम है, वैल्यू तमाम है, लेकिन आपकी अगर इतनी अच्छी सोच है, इतने अच्छे नज़रिए से आप खरीद रहे हैं चीज़ों को, तो उसी नज़रिए को कायम रखिएगा, उसको बदलने की कोशिश मत करिएगा। इसलिए नहीं कि आपके पास शेयर कम है तो आप भाग के शेयर लेने लग जाए, इस पर कोशिश करिए कि भाव आपको ठीक मिले और समय आप दीजिए, बढ़िया पैसा बन रहा है। ओके, मिसेस बेक्टर फूड, हर्ष साहब,
एक ही, हर्षद साहब माफ़ कीजिएगा, एक ही फ्लॉ है इसमें। एक तो इनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ी है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब जुबिलेंट की बढ़ सकती है, पार्ले की बढ़ सकती है, तो इनकी बढ़ेगी। ऑब्वियसली ब्रेड भी महंगी होगी जब ब्रेड बटर बिस्किट महंगा हो रहा है, तो इनकी इनपुट कॉस्ट में आता है वीट, मिल्क, उसके अलावा साथ साथ शुगर। तीनों के दाम बढ़े इस साल, तो कॉस्ट पे इम्पैक्ट करेगा, तो ये पास ऑन भी करेंगे। लेकिन इस कंपनी के साथ एक और ये भी चीज़ है कि अभी हाल में ही इसके नंबर्स आए हैं, हाल में ही लिस्टिंग है, बहुत पुराना समय हुआ नहीं, तो मेटल प्रूफ करने दीजिए। जो स्टीम थी वो ख़त्म होगी, जो अभी हो रही है बर्गर किंग में, जो अभी ख़त्म हो रही है जोमेटो में, एमटार में भी, तो ये स्टीम निकलना इसी को कहते हैं, जो एक समय देगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे कंपनी अपनी मेटल को प्रूफ करती जाएंगी कि कितने इस तरह के अगेंस्ट सिनेरियो में वो परफॉर्म कर पाती हैं। जो कर पाती हैं वो टाटा एलेक्सी टाइप हो जाती हैं, जो नहीं कर पाती हैं उनका दाम आप देख ही रहे हैं, पेटीएम टाइप। तो सिचुएशन सिनेरियो समझिए, उसके हिसाब से कॉल लीजिए। अभी फ़िलहाल बहुत जल्दी है कुछ भी इसके बारे में लॉन्ग टर्म के लिए सोचना, तो एवरेज तो मत करें, जस्ट वेट एंड वॉच, वो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, वैभव ग्लोबल अवॉइड करिएगा टेलर साहब आप, क्योंकि एक तरफा तेज़ी फिर एक तरफा बिकवाली आ रही है। वो तेज़ी में स्प्लिट से के पहले या बोनस आया था, इसमें कुछ एडजस्टमेंट था, इसके पहले शेयर चला था। तो ये वैसे भी इसके कारोबार के अंदर कोई ऐसा बड़ा ग्रोथ तो नहीं है। मतलब आप ज्वेलरी एक्सपोर्ट के अंदर ये कंपनी कामकाज करती है और बहुत कुछ इसके बारे में सुनने को नहीं मिलता है। यूजुअली मैनेजमेंट भी कभी इसके आते नहीं और इसकी एनालिस्ट कॉल्स भी वही बहुत कोई फार वर्क नहीं है, तो अवॉइड ही करिए। आप जेम्स एंड ज्वेलरी में जाना चाहते हैं तो टाइटन से अच्छा कुछ है ही नहीं, सेफेस्ट ऑप्शन है, तो आप उसको देखिए, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन बाकी अवॉइड करिए कि तरफा तेज़ी दिखा चुका है और उसके बाद थोड़ा ईज आउट हुआ है, जितनी बड़ी तेज़ी दिखाई थी उसके कंपैरिजन में, तो अभी तो कुछ भी मत करिए, ज़्यादा बेटर है, अवॉइड ही करिए। और बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं, उनको आप चुन सकते हैं। ICICI बैंक एंड SBI विल गो डाउन फर्दर। सर, संकर्षण देव साहब, ICICI बैंक थोड़ा सा ईज आउट हो सकता है, SBI भी, लेकिन बहुत बड़ा शायद ही डाउन साइड मुश्किल है अब इनमें कि खुलेगा बहुत बड़ा। तो ये वो स्टॉक हैं जब स्टेबल होने लग गए हैं तो आप थोड़ा SIP में ऐड कर सकते हैं। ये SIP लायक ही स्टॉक है जिनको आप ऐड करिए। पोर्टफोलियो बेस्ड स्टॉक हैं, लार्जेस्ट ICICI इज़ द लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक एंड SBI इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। तो दोनों में ही वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है फंडामेंटल वाइज ऑब्वियसली, तो आपको कहीं भी आप आउटराइटली मत लीजिए, थोड़ा लेते रहिए। आप अगर मान लिया आप SIP नहीं करना चाहते हैं, मीडियम टर्म के निवेशक हैं, तो आप ये कर सकते हैं कि आप एक ही निवेश को 4 चंक में बांट लीजिए, 5 चंक में बांट लीजिए। यानी कि 100 है तो 20 करके 5 हिस्से बांट लीजिए, थोड़ा लेते रहिए हर झटके में। तो उससे आपको ये बेनिफिट रहेगा कि आपका एवरेज नीचे होगा और क्वालिटी में सवाल नहीं है, आज नहीं तो कल घूम ही जाएगा, प्राइस में ही सवाल है ना, वो एडजस्ट हो जाएगा उसके हिसाब से। तो आप दोनों अपने जो कंसर्न उनको ऐसे दूर कर सकते हैं। DMart 4000 के नीचे बाय कर सकते हैं लॉन्ग टर्म। सुमित साहब, DMart के केस में एक ही फ्लॉ है कि बहुत महंगा है। दो स्टोर वाइज 247 के आसपास, नहीं 272 के आसपास इनके स्टोर्स हैं। मार्जिन वाइज भी बेटर साइड पर है। डेट ऑलमोस्ट ईज आउट किया है कंपनी ने और प्रमोटर होल्डिंग हाईएस्ट है। F&O में जाने नहीं दे रहा है या जा नहीं रहा और ब्रोकरेज हाउसेस के टारगेट भी 6000-7000 के आसपास के। तो फंडामेंटल में तो कोई सवाल नहीं है सो फार, बस वैल्यूएशन वाला पार्टी महंगा है। तो जब आपको नीचे मिले कोई एक इंस्टेंस में लेके रुक जाइए, फिर ऊपर आ जाए रुक जाइए, फिर नीचे मिले फिर ले लीजिए, फिर ऊपर जाए निकल जाए रुक जाइए, ऐसे करके आप ट्रेड कर सकते हैं इस कंपनी में। लेकिन अदरवाइज इसका स्टांस यही रहेगा कि इसका वैल्यूएशन पार्ट महंगा है। इक्विटी फ्लोट मार्केट में है नहीं, इसलिए बिक नहीं रहा है कभी। इक्विटी फ्लोट आया, जैसे ही F&O में आएगा इक्विटी फ्लोट आ जाएगा, इसीलिए एक बार को ये बचा हुआ है। लेकिन डिविडेंड नहीं देता, ये एक फ्लॉ है और साथ साथ वैल्यूएशन पार्टी महंगे हैं, तो ये दूसरा फ्लॉ है। तो ये दो बड़े कंसर्न है, इनको एड्रेस कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है इसके साथ। बाकी आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नंबर से ही आइडिया आपको लगता रहेगा। कोई झटका भी नंबर्स पे दे देगा नीचे का तो ज़्यादा बेटर है। ओके, वाई बजाज कंज्यूमर इज इन लॉस फ्रॉम लॉन्ग टाइम। खित्रपाल साहब, ये चीज़ तो मैंने भी कल जब मैं F&O की शीट ट्वीट कर रहा था तब मैंने देखा था इस कंपनी के नंबर्स को, तो ये चीज़ मेरा भी एक कंसर्न रहा है। इनपुट कॉस्ट को लेकर आप इशू कह लीजिए, प्रोडक्ट प्रोफाइल को लेकर इशू कह लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर इशू कह लीजिए, वो इनके साथ रहा है। तो FMCG में जो मेजर्स हैं जिसमें HUL, प्रॉक्टर, ITC, जिलेट जैसे नाम हैं, उनको हटा के अगर आप माइनर में आएंगे तो उसमें आपको मैरिको मिलेगा, ज्योति लैब मिलेगा।
उन सब की पोजीशन में ज्योति लैब बजाज कॉर्प की सबसे वीक साइड पे पोजीशन है। बेटर साइड पे फिर भी थोड़ा अमेरिको आता है, क्योंकि वो नए प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं, कंपटीशन को फेस कर रहे हैं, सिचुएशन को ईज आउट कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा ज़्यादा कंसर्न है, सिंगल प्रोडक्ट प्रोफाइल है, ज़्यादा एक्सपैंड नहीं हो रहे हैं, तो ये चीज़ें कुछ दिक्कत दे रही हैं। और उन पे जब प्रोडक्ट पे दिक्कत आती है तो डिस्ट्रीब्यूशन का हिट हो जाता है, मार्जिन का हिट हो जाता है। इसलिए भी तो आप इस तरह की सिचुएशंस को, मतलब ये वो तरह की कंपनी है जो बहुत ट्रिकी वे में आपको इनको टैकल करना है। अदरवाइज आप लीडर तो है ही, HUL जैसी कंपनी जिनको आप अच्छे दाम पर इस समय पा रहे हैं, उनको आप एंटर कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। ग्रोथ स्टॉक्स फ्रॉम मिड कैप एंड स्मॉल कैप। तलवार साहब, मिड कैप स्मॉल कैप में ग्रोथ स्टॉक्स सी वैसे सूची बनेगी बहुत लंबी, ऐसे एकदम से तो याद नहीं आता जब बातचीत करता हूँ तो, लेकिन बहुत सारे नाम हैं जिनको आप जिक्र में ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई भी कंपनी जिसमें डिविडेंड पे ऑफ्स थोड़ा सा ईज आउटसाइड हो, नीचे की तरफ हो, लेकिन एग्रेशन उनकी कैपेसिटी एडिशन में हो, वहाँ पर ऐसा हो सकता है। लेकिन उसमें आपके पास मतलब वो आय होने चाहिए कि आपने किस दाम पर ख़रीदा है। जैसे भंसाली इंजीनियरिंग को मैं रिसेंटली देख रहा था, लेकिन उस केस में स्टॉक नहीं चलता। जिंदल पॉली है, उसमें कैपेसिटी भी ऐड हो रही है, ठीक कंपनी भी है, वो एक बार को शायद रफ्तार पकड़ता हुआ दिखाई पड़े। मिड कैप स्मॉल कैप के नाम है, कोई डिस्क्लेमर नहीं है खरीदारी के लिए, मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ। तो ये पहले मैं आपको बता दूँ, मैं कोई खरीदारी की राय नहीं दे रहा हूँ, सलाह नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ आपको जो ग्रोथ स्टॉक हो सकते हैं। उसके अलावा आप ये पॉली कैप था कुछ समय पहले, जहाँ पर एक बढ़िया कैपेसिटीज़ ऐड हो रही हैं, उनके ऊपर आप नज़र रख सकते हैं, नीचे के दाम पे मिल जाए। या पाइप कंपनियों में वो एस्ट्रल था, वो भी बहुत महंगा हो चुका है वैसे तो। उसके अलावा फर्टिलाइज़र में से शायद PI इंडस्ट्री एक ऐसा नाम हो सकता है जिसको आप शामिल कर सकते हैं इस सूची में। जुबिलेंट फूड है, अच्छी कैपेसिटीज़ ऐड कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि अभी तो इनपुट कॉस्ट का इम्पैक्ट है। तो अलग अलग सिनेरियो, अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से आपको कॉल लेना होगा, तो आप वो देख लीजिए। लेकिन ये सेक्टर पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप किस सेक्टर में जाना चाहते हैं और उसके कौन से स्टॉक्स को ढूंढ रहे हैं, वो कॉल लीजिए, ज़्यादा बेटर है। केवल किरण सर अवॉइड करिएगा। लार्सन के केस में अनिल जी, आप इस कंपनी के बारे में थोड़ा पढ़िएगा, क्योंकि इस कंपनी ने एक बहुत साल पहले मतलब आप जब फैक्ट्स पढ़ना शुरू करेंगे इस कंपनी के, तो बहुत सारे एस्टॉनिश्ड फैक्ट्स हैं। एक ज़माने में मुकेश अंबानी या रिलायंस ग्रुप इसको ओन करता था। आप ऐसा भी कुछ पढ़ेंगे कि एक ज़माने में क्यों अल्ट्राटेक ने इनका JP का प्लांट खरीदा था, L&T क्यों ओनर के बिना चल रही है और कौन उसका एक्चुअल ओनर है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनको आप जब पढ़ेंगे तो आपको इस कंपनी की पुरानी विजिबिलिटी क्लियर हो जाएगी। उससे आप अगली 20 साल की इसकी जो पिक्चर है उस पर ज़्यादा रेफरेंस ले पाएंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर अच्छा है कि L&T की, क्योंकि सारी सब्सिडरीज़ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, चाहे माइंडट्री हो, L&T इन्फोटेक हो, L&T टेक हो, तो इसीलिए शायद L&T की परफॉर्मेंस भी ओवरऑल ग्रोथ पकड़ते दिखाई पड़ेगी। लेकिन ये मेजरली होल्ड को ऐसा स्टेटस है इसका, होल्डिंग कंपनी ज़्यादा हो गई इंजीनियरिंग के साथ साथ। तो ये चारों चीज़ों को आप ध्यान रखिए। इसकी पुरानी हिस्ट्री पढ़िएगा ज़रूर, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि AM नायक ने इस कंपनी के साथ क्या फेरबदल किया। वो अपने आप में एक माइलस्टोन था जिसकी वजह से उनका इतना नाम है इस कंपनी में। तो ये चीज़ें आप कुछ पढ़िएगा, उससे ही आपको अगले 20 साल की क्लियरिटी इसमें मिल जाएगी। अच्छा, BSE पर व्यू सर 700 रुपये पे आपने लिया है मनीष जी, ऑलरेडी बहुत बड़ी तेज़ी दिखा चुका है। 3000 रुपये का शेयर आपने स्प्लिट के बाद लिया, 3 हिस्सों में बंटने के बाद, तो महंगी साइड पर है ये स्टॉक। अभी भी आपने मतलब ये 700 रुपये का शेयर 3000 पहुंचा, वहां जाके स्प्लिट हुआ और तब शायद 700 रुपये में लिया, तो आपने बहुत महंगा लिया। लेकिन अगर आपने पहले 700 में लिया हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बने रह सकते हैं। कंपनी अच्छी है, बने रहने लायक है, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट आया है और कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट हुआ है, तो अब थोड़ा समय लेगा और नीचे के दाम भी दिखा सकता है, तो आप उसके लिए भी तैयार रहें, पैनिक में ना आए। लेकिन कंपनी अच्छी है इन टोटल। अच्छा जी, टाटा एलेक्सी, व्हाट हैपेंस सडनली 2 स्मॉल स्टॉक्स यू कैन बैंक अपॉन फॉर 10 years। सर, टाटा एलेक्सी वैसे भी क्वालिटी है, उसमें वैसी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप उसमें बने रह सकते हैं अगर आपके पास है तो। आज कोई खबर नहीं थी, लेकिन वो मोमेंटम फंड बेस्ड एक्शन हुआ होगा जिसकी वजह से बाइंग आते हुए दिखाई पड़ी है। मैं किन 2 स्टॉक्स पे बेट करूंगा? स्मॉल स्टॉक्स सर, आपका स्मॉल और मेरा स्मॉल में बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन मैं स्मॉल मार्केट कैप भी देख सकता हूँ, आप स्मॉल भाव देख सकते हैं। लेकिन बहुत अच्छी कंपनियाँ जिनके ऊपर आप बेट कर सकते हैं। CG पावर तो ऑब्वियसली मैं बहुत समय से बोल ही रहा हूँ, उसको तो आप ध्यान रख ही सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट्स उनमें से एक है, इवन रेडिको भी है, लेकिन वो बहुत महंगा हो चुका है, जिनको आप नज़र रखें। IT में से कुछ नाम अच्छे हैं, L&T इन्फोटेक, L&T टेक वगैरह, लेकिन सब बहुत भाग चुके हैं। TCS बहुत अच्छा नाम है, लेकिन ऑब्वियसली बात है, कोई डिस्क्लेमर नहीं है, ये कुछ वो पसंद है जो आपने मुझसे पूछी है, इसमें कोई निवेश की सलाह मैं किसी को नहीं दे रहा हूँ।
चलिए फिलहाल अब इतने सवालों को मैं शामिल करूंगा। माफ़ी बहुत सारे लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे। आपसे मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक के लिए आप @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है, वहाँ पर मेरे साथ जुड़ सकते हैं।